हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का लेसन नंबर 8 कंपनी संगठन अर्थात कंपनी व्यवसाय पढ़ेंगे। और देखिए, व्यवसाय के हमने बहुत से रूप पढ़े। उनमें से कुछ जो थे, सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एकल व्यापार या एकल स्वामित्व। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसके बाद साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति। ये सभी व्यवसाय के बारे में हमने जाना। और आज उसी कड़ी में एक नया चैप्टर, नया अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पीछे हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, जितने भी व्यवसाय के प्रकार पढ़े, उन सभी व्यवसायों में कुछ ना कुछ दोष होते हैं और प्रत्येक व्यवसाय का अपना कुछ फायदा है, कुछ लाभ हैं, कुछ दोष हैं। तो आज हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एकाकी व्यवसाय हमने पढ़ा 4th चैप्टर, उसमें एकल व्यवसाय में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। जैसे कि अस्थायी अस्तित्व, मीन्स अगर किसी कारण से व्यवसाय से अनुपस्थित रहता था तो व्यवसाय को हानि होने की शंका बनी रहती थी। सीमित साधन एक दोष था कि अगर व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता था तो उसे एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो अपने साधन अर्थात धन सीमित होने के कारण अपने व्यवसाय को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकता था। इसी प्रकार तीसरी जो हानि थी वो थी असीमित दायित्व, कि अगर किसी कारण से व्यवसायी को हानि हो जाती थी तो उस हानि को पूरा करने के लिए उसे अपने व्यावसायिक संपत्ति के साथ साथ घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी करना पड़ता था। ये सब हानियां थी। इन सभी हानियों को के कारण ही एक व्यवसाय का एक नया प्रारूप यानी प्रकार अस्तित्व में आया, जिसे हम कहते थे साझेदारी। यानी साझेदारी ने एकाकी व्यवसाय की कुछ समस्याओं का समाधान किया, लेकिन साझेदारी में भी कुछ कमियां थी। साझेदारी में कमियां थी जैसे कि गोपनीयता कम रहती थी। ठीक है, गोपनीयता या सीमित पूंजी, वहां भी एक समस्या बनी हुई थी कि साझेदारों की पूंजी सीमित होने के कारण व्यवसाय को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता था। लड़ाई झगड़े की संभावना, फिर साझेदारी का जो अस्तित्व था उसमें भी समस्या थी कि अगर 4 साझेदार हैं, उनमें से एक की भी मृत्यु हो जाती थी तो साझेदारी समापन की ओर अग्रसर हो जाती थी, अर्थात साझेदारी का लगभग समापन सुनिश्चित हो जाता था। तो साझेदारी की समस्याओं को और कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक व्यवसाय का एक नया प्रकार या प्रारूप जो है उसका जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं कंपनी। तो बड़े आकार के व्यवसाय के लिए पूंजी का अभाव, असीमित दायित्व, प्रबंधकीय क्षमता की कमी और स्थायित्व की कमी आदि ऐसे दोष हैं जो एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों में मिलते हैं। यानी ये कुछ ऐसे दोष थे जो दोनों ही व्यापारों में कॉमन थे। इन दोषों को दूर करने के लिए ही कंपनियों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कंपनियों की पूंजी को थोड़े थोड़े मूल्य के अंशों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हर अमीर और गरीब व्यक्ति उनको खरीदने की क्षमता रखता है। देखिए, कंपनी कैसे व्यवसाय करती है। एक कंपनी जो होती है उसकी अधिकृत पूंजी पहले से अनाउंस होती है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी एथोराइज्ड कैपिटल मान लो 5 लाख है, तो वो जो पूंजी होती है वो कंपनी में एक अकेला व्यक्ति नहीं लगाता है, बल्कि उस पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, टुकड़े उसके कर दिए जाते हैं। हर टुकड़े को कहते हैं अंश, भाग, हिस्सा। तो अंश कहते हैं, और इन अंशों को, जिसको इंग्लिश में शेयर कहा जाता है, इन शेयरों को लोगों के लिए जारी कर दिया जाता है। जारी का मतलब इशू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने 5
लाख के शेयर इशू कर दिए। अब आपने 10 खरीदे, 100 रुपए का एक था, आपने 10 खरीदे, 1000 रुपए दिए रिलायंस को। मैंने 100 खरीदे, ठीक है, तो 10,000 दिए। किसी और व्यक्ति ने 200 खरीदे, ठीक है, तो 20,000 दिए। तो इस तरह से जो पूंजी थी वो बट गई, यानी किसी एक व्यक्ति ने ना लगाकर हमने, आपने, थर्ड पार्टी ने, इन्होंने उसमें पैसा लगाया, पूंजी लगाई। एक व्यक्ति एक शेयर खरीदे, 10 खरीदे, 100 खरीदे, इस तरह से। लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो कितने भी शेयर खरीदे, सबका पार्टनरशिप, सबकी जो हिस्सेदारी है वो कंपनी में बराबर होती है, सबको बराबर बराबर अधिकार होते हैं, ठीक है। अब जो कंपनी में ये होता है कि जिस व्यक्ति ने जितने शेयर खरीदे हैं, हानि की दशा में वो कंपनी को उतनी राशि देने के लिए मजबूर होता है, या उसकी जिम्मेवारी केवल उतनी राशि तक होती है, ठीक है। इससे ज्यादा राशि उससे नहीं ली जा सकती, अर्थात कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात हानि होने की दशा में उनसे ज्यादा से ज्यादा हानि का वो हिस्सा लिया जा सकता है जो कि जितने की वास्तव में हानि हुई है। इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी जो है उसमें अन्य व्यवसायों की अपेक्षा बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, यानी कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितने भी सदस्य क्यों ना मर जाएं, उनके मरने का, पागल होने का, दिवालिया होने का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग हो जाता है। मान लीजिए कहा भी गया है कि एक कंपनी के कुछ सदस्य हैं, वो सब एक मीटिंग कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसा विस्फोट हो जाए जिसमें वो सब मर जाए, तो क्या कंपनी मर गई? नहीं, कंपनी अब भी नहीं मरी, कंपनी का अस्तित्व अब भी बना रहेगा, क्योंकि सदस्य आएंगे चले जाएंगे, जो मर गए उनके स्थान पर और नए सदस्य बन जाएंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व लगातार बना रहता है। इसके बाद इसी तरह से कि दायित्व इसके सदस्यों का सीमित होता है, यानी कितनी भी बड़ी हानि क्यों ना हो जाए, केवल आपसे हानि का उतना हिस्सा लिया जा सकता है जो जितने के आपने शेयर लिए हुए हैं। इसी तरह जो है कंपनी का जो प्रबंध और संचालन है, ठीक है, वो भी बहुत टैलेंटेड लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक समिति का, ये वो एक मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव करते हैं जो कि कंपनी को संचालित करती है। तो ऐसा नहीं है कि अनजान व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति कंपनी का संचालन करते हों, बल्कि टैलेंटेड मैनेजर्स कंपनी का संचालन और प्रबंध करते हैं। तो ये कुछ जो लाभ हैं कंपनी को, ठीक है, जिसके कारण कंपनी का अस्तित्व जो है सामने आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो ध्यान कीजिएगा। कंपनी का अर्थ, कंपनी व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है, प्रारूप में प्रकार है, जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में की जाती है। यानी कंपनी की जो स्थापना है वो कुछ लोग मिलकर अपनी इच्छा से, ये नहीं किसी प्रेशर से, यानी अपनी इच्छा से लाभ के उद्देश्य से करते हैं। कंपनी अधिनियम, एक कंपनी की स्थापना के लिए कंपनी लॉ बनाया गया है, कंपनी लॉ 1956, यानी कंपनी की जब भी किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसे रजिस्टर्ड कराया जाता है उस कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी में क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपने कुछ शेयर लिए, कुछ हमने लिए, किसी और व्यक्तियों ने लिए, सब लोगों ने मिलकर पूंजी लगाई, ठीक है, इसलिए इसे संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी, क्योंकि ये संयुक्त रूप से मिलकर बनाई या पूंजी लगाने से इसकी स्थापना की जाती है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, यानी हस्तांतरणीय का मतलब है कि इसके जो अंश हैं, हिस्से हैं, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो आपने 10 शेयर खरीदे, अब आप उनको नहीं रखना चाहते तो आप उसे किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकते हैं, अर्थात इसके अंशों को प्राय
खरीदा और बेचा जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर खरीद रखे हों वो इन्हें बेच सकता है, ठीक है। इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकता है, ये जरूरी नहीं कि उसी के पास वो अनिवार्य रूप से रहे। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जो कंपनी के सदस्य होते हैं, कंपनी को अत्यधिक हानि के होने की स्थिति में वो केवल उतने लॉस को भुगतान करने के जो उत्तराधिकारी होते हैं या उनका दायित्व होता है जितना उन्होंने शेयर खरीदा है। कंपनी का कारोबार स्थायी होता है, अर्थात मैंने बताया कि किसी के आने जाने मरने पागल होने का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसका कारोबार एक सार मुद्रा के द्वारा स्थापित किया जाता है। सार मुद्रा का मतलब समझिए, देखिए कंपनी को वो सारी पावर कानून से दी गई है जो एक आदमी को होती है, एक व्यक्ति को होती है। एक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मां से होता है, अर्थात व्यक्ति को जन्म देने वाली मां होती है। लेकिन कंपनी और व्यक्ति में यही फर्क है कि कंपनी को जन्म देने वाली कोई मां नहीं होती, ठीक है। बाकी कंपनी को सारी पावर एक व्यक्ति जैसी है। कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी के हस्ताक्षर की जगह पर उसकी एक कॉमन सील, जिसको हम कहते हैं सार मुद्रा, या आप जनरल भाषा में कहें एक मोहर होती है, स्टैंप होती है। जिस डॉक्यूमेंट पर ये कंपनी की स्टैंप लग जाती है वो कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कानूनी डॉक्यूमेंट बन जाता है, और उस डॉक्यूमेंट के प्रति ही कंपनी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई समझौता या कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा कर लिया है जिस पर कंपनी की स्टैंप नहीं है, तो कंपनी अपने आप को, ठीक है, उसके प्रति दायी मानने से, उत्तरदायी मानने से, लायबल मानने से इनकार कर सकती है। अभी तक भारत में कंपनियों का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता था। आज तक जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता था, लेकिन क्योंकि समय की मांग थी, 2013 में एक नया कंपनी अधिनियम बन चुका है। अब जो है जो भी कंपनी 2013 के बाद स्थापित हुई है वो उनका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। अब कंपनी की कुछ परिभाषाएं हैं, तो आप परिभाषा देंगे प्रोफेसर LH हेने वाली, ये वाली डेफिनेशन आप देंगे। क्या कहते हैं हेने? कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कृत्रिम व्यक्ति का मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं होती। इसकी स्थापना बल्कि अधिनियम यानी कानून के द्वारा की जाती है, जिसकी का पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब है कि इसके सदस्य, जो कंपनी के सदस्य, मान लो आपने पैसा लगाया, हमने लगाया, हमने शेयर खरीदे, तो हम और कंपनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसे अलग से अधिकार प्राप्त होते हैं कानून के द्वारा, और इसकी एक सार मुद्रा होती है, जैसे मैंने बताया कॉमन सील होती है, ठीक है। तो अब एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम मीनिंग कहें, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका सम्मेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है, सदस्यों का दायित्व प्राय सीमित होता है, जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग और निरंतर चलने वाला होता है, और जिसके पास एक सार मुद्रा होती है। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। ये सारी विशेषताओं को लेकर एक कंपनी की क्लियर मीनिंग आपको बताया। अब बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं पर। तो देखिए, कंपनी की विशेषताओं में पहली विशेषता जो है वो है व्यक्तियों का समामेलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कंपनी कुछ व्यक्तियों का समामेलित का मतलब है पंजीकृत संघ है। अर्थात कुछ लोग अगर इकट्ठा हुए, उन्होंने मिलकर पैसा लगाया, तो वो तब तक कंपनी नहीं कहलाएगी जब तक कि उसको रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में ना करा लिया गया, ठीक है। समामेलित का मतलब यहाँ रजिस्टर्ड संगठन होता है। और अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता, यानी कंपनी अधिनियम 2013 का हो या 1956 का हो, दोनों में ही अधिनियम के अंतर्गत जो है, यानी अधिनियम के जो अंतर्गत है, कोई भी अकेला व्यक्ति कंपनी की स्थापना नहीं कर सकता। सार्वजनिक कंपनी में
कम से कम 7 सदस्य है। सार्वजनिक कंपनी होती है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, तो ध्यान रखेंगे सार्वजनिक कंपनी में कम से कितने सदस्य हों, 7 सदस्य, और एक निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक कंपनी में 7 और निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 2 सदस्य होने चाहिए। अतः कंपनी एक ऐसा संघ है, संघ का मतलब यहां संगठन है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और जिनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके बाद है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कहता है कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम मतलब बनावटी व्यक्ति होता है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं होती, अर्थात बल्कि इसका जन्म विधान में इस कानून के अंतर्गत होता है। ये एक ऐसा अदृश्य व्यक्ति है, यानी कंपनी एक ऐसी अदृश्य व्यक्ति के समान है जिसका ना कोई शरीर होता है ना कोई आत्मा होती है। कंपनी अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह शारीरिक कार्य तो नहीं कर सकती, लेकिन इसको किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने, अपने नाम से संपत्ति रखने और प्राप्त संपत्तियों को बेचने, विनिमय पत्र लिखने आदि के संबंध में कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात इसको वो सारी पावर प्राप्त होती हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। बस इसमें दोष जो है, ये व्यक्ति की तरह जो है प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकती और इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। जैसा हमने बताया कि जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी का अस्तित्व, कंपनी की आइडेंटिटी अपने सदस्यों से अलग हो जाती है। अब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अब जो सदस्य हैं, यानी आप, हम और अन्य जो व्यक्ति हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अलग हो जाएंगे और कंपनी अलग हो जाएगी। यानी कंपनी के किसी भी गलत कार्य के लिए जो भी कंपनी के द्वारा किया गया है उसके लिए उसके अंशधारी जो है वो लायबल नहीं होंगे, वो जिम्मेवार नहीं होंगे। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है और अनुबंध कर सकती है, यानी कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यह दावा कर सकती है कि इस पर, यह अन्य व्यक्तियों पर दावा कर सकती है और इस पर भी दावा किया जा सकता है। सभी दायित्व और संपत्तियां कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि कंपनी के स्वामी और साझेदारों या अंशधारियों के। यानी कंपनी के अंशधारियों के और स्वामियों के दायित्व नहीं होते, बल्कि कंपनी के दायित्व होते हैं। साझेदारी संगठन में इससे डिफरेंट होता था। साझेदारी संगठन में क्या होता था कि कंपनी के सदस्य कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन साझेदारी संगठन में जो है साझेदार बाध्य होते थे। अगर एक साझेदार ने गलत कर दिया तो उसको सबने भुगतना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है स्थायी अस्तित्व। इट मीन्स क्या है? स्थायी अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी की आइडेंटिटी जो है वो स्टेबल होती है, परपेचुअल होती है, अर्थात कंपनी लंबे समय तक चलती है। किसी के आने जाने, ठीक है, मरने गिरने आदि का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, यानी चाहे वो साझेदारी हो, चाहे एकाकी व्यापार हो, सहकारी समिति या संगठन हो, अन्य की जो अस्तित्व होता है उससे सबसे स्थायी अस्तित्व जो है, सबसे लंबे समय तक जो चलने वाली होती है वो कंपनी होती है। क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रश्न ही नहीं होता। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण ये मर तो कभी सकती ही नहीं, और इसके साथ ही कंपनी के अस्तित्व पर उसके किसी अंशधारी या संचालक की मृत्यु, दिवालियापन आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा हमने बताया कि कोई पार्टनर आ जाए, चला जाए, मर जाए, पागल हो जाए, ठीक है, उसके मरने गिरने पागल होने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन केवल अधिनियम के में वर्णित समापन की विधि के द्वारा ही हो सकता है। वो कहता है कि कंपनी का जो समापन अगर डिसोल्यूशन होता है, करना है, तो कानून के द्वारा ही, कानून की शर्तों के अनुसार ही इसका ये डिसॉल्व होगी। और कंपनी के अस्तित्व के संबंध में कहा जाता है, कंपनी के अस्तित्व के संबंध में ये कहा गया है, मेंबर मे कम, यानी लोग और सदस्य आते हैं, मेंबर मे गो, और सदस्य जाते हैं, बट द कंपनी, लेकिन जो कंपनी है, गोज ऑन फॉर एवर,
लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है, अर्थात इसके पर आने जाने मरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद है सीमित दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व प्राय उनके द्वारा खरीदी गई अंशों के मूल्य तक सीमित होता है। हमने सीमित दायित्व में बताया कि मान लीजिए आपने 10,000 के शेयर खरीदे हैं, मैंने 15,000 के शेयर खरीदे हैं, तो अगर कंपनी को कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए तो आप 10,000 देने के उत्तराधिकारी होंगे, जिम्मेवार होंगे, और मैं 15,000 देने का जिम्मेवार होऊंगा। कंपनी किसी भी स्थिति में इससे ज्यादा हमसे पैसा नहीं ले सकती। मान लीजिए आप 10,000 में से 6,000 रुपए दे चुके हैं, लेकिन 4,000 अभी नहीं दिए हैं, तो आपसे लास्ट में 4,000 रुपए लिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे वसूल नहीं किया जा सकता। यहाँ प्राय शब्द का तात्पर्य है कि कंपनी असीमित दायित्व वाली और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में भी शेयर खरीदते हैं, तो वहां जो शेयरों की जो बकाया राशि है वो प्लस में जितने की उन्होंने गारंटी दी है वो उन दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 10,000 के शेयर खरीदे और साथ में कंपनी को इस बात की गारंटी दी कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता तो 1 लाख की जो है हम गारंटी देते हैं, तो अब कंपनी हमसे ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 रुपए वसूल कर सकती है, या हम ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 के उत्तरदायी होंगे, ये जिम्मेवार होंगे। लेकिन इसका प्रचलन नहीं के बराबर है। कंपनी के दायित्व बहुत बढ़ जाने या हानि होने की दशा में वह अपने सदस्यों से केवल अपने अंशों पर बकाया राशि की ही मांग कर सकती है। जब हमने बताया कि आपने 10,000 के शेयर लिए हैं, 6,000 आप दे चुके हैं, अब कितना शेष रह गया आप पर 4,000 शेष रह गया, तो कंपनी को कितनी भी बड़ी हानि क्यों ना हो जाए, कंपनी आपसे केवल 4,000 रुपए और प्राप्त कर सकती है। अतः कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सभी दायित्व कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि उसके सदस्यों के। इसके बाद है सार मुद्रा। तो सार मुद्रा के मैंने बारे में बताया आपको। सार मुद्रा कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी जो है वो कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसलिए कंपनी साइन नहीं कर सकती। कंपनी को अधिनियम द्वारा हस्ताक्षरों के स्थान पर सार मुद्रा का प्रयोग करने का अधिकार है, अर्थात वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसकी जगह पर कॉमन सील यानी मोहर रखने का अधिकार है, जो कि उसके मैनेजर के पास होती है। जैसा सार मुद्रा एक विशेष प्रकार की मोहर होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है, तथा जो कंपनी के सेक्रेटरी यानी सचिव के पास होती है। ये जो कॉमन सील या जो मोहर होती है ये कंपनी के सेक्रेटरी के पास होती है, और सेक्रेटरी जो होता है इसको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर अंकित करता है जहां पर वो चाहता है और जो कंपनी के लिए जरूरी है। कंपनी के किसी भी प्रलेख पर वैधानिक स्वरूप देने के लिए उस पर सार मुद्रा का लगाया जाना जरूरी है, ठीक है, तथा गवाहों के रूप में कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके बाद है बेटा अंशों की हस्तांतरणीयता। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीद रखे हैं 100 रुपए वाले, अब मैं उन्हें बेचना चाहता हूं तो मैं उसे किसी को भी बेच सकता हूं, अर्थात कंपनी एक व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीद लेता है, जब वो चाहे अपनी इच्छा अनुसार उन शेयर्स को बेच सकता है और किसी अन्य कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अर्थात इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, अर्थात हस्तांतरणीय होते हैं। सार्वजनिक कंपनी, लेकिन ये बेटा सार्वजनिक कंपनी के केस में होता है मेनली। सार्वजनिक कंपनी यानी कंपनी 2 प्रकार की होती है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के जो अंश होते हैं वो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं, अर्थात किसी को बेचे जा सकते हैं, अर्थात इनके क्रय विक्रय पर कोई वैधानिक में कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है, और न ही साझेदारी व्यवसाय की तरह अन्य सदस्यों से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होती है। साझेदारी में क्या होता था कि आप साझेदार हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं पार्टनरशिप और अपने स्थान पर किसी और को बनाना चाहते हैं, मान लो एक पिता है वो अपने स्थान पर पुत्र को बनाना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि अन्य पार्टनर्स की जो है